अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं वो सिर्फ एक सुल्तान के तख्त नशीन होने का लम्हा नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत के नए अहद का आगाज है। उस्मान गाजी अब उस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी रूह, उनका मिशन और उनकी तलवार की गूंज अब और खान गाजी की आवाज में बोल रही है। बरसा फतेह हो चुकी है। वो बरसा जो कभी बाज़ंतीनी सल्तनत की मजबूत दीवार था, आज उस्मानियों के परचम तले सरंगों हो चुका है। और यही फतेह और खां गाजी को सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि बाकायदा सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान बना चुकी है। उस्मान गाजी की वफात कोई आम मौत न थी, वो एक अहद का इख्तिताम था और एक नए अहद का आगाज। उस्मान गाजी ने मरते वक्त सिर्फ एक वसीयत छोड़ी थी, मेरी कब्र पर महल न बनाना, मगर मेरी सल्तनत में इंसाफ जिंदा रखना। और यही वो बात थी जिसने और खां गाजी को तख्त पर बैठते ही सिर्फ एक फातिह नहीं, बल्कि एक आदिल सुल्तान बना दिया। और खां गाजी ने तख्त संभालते ही सबसे पहले जो फैसला किया वो तलवार उठाना नहीं, बल्कि रियासत को मुनज़्ज़म करना था। क्योंकि वो जानता था कि सल्तनत सिर्फ मैदान जंग से नहीं, नज़्म व नसक से जिंदा रहती है। यही वो लम्हा था जब तारीख में एक अजीम किरदार अभरा, इलाउद्दीन पाशा और खां गाजी का भाई, वो भाई जिसके सामने तख्त रखा गया, मगर उसने तख्त को नहीं, जिम्मेदारी को चुना। इलाउद्दीन पाशा तारीख में उसलिए अजीम नहीं कि वो पाशा बने, बल्कि इसलिए अजीम हैं कि उन्होंने सुल्तान बनने से इनकार किया। जब उस्मान गाजी की वफात के बाद सल्तनत के इकाबरीन जमा हुए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सुल्तान कौन होगा, बल्कि सवाल ये था कि सल्तनत किस रास्ते पर चलेगी। इलाउद्दीन वो शख्सियत थे जो उम्र, अक्ल और तजुर्बे में और खां गाजी से कम न थे। कई कबाइल चाहते थे कि इलाउद्दीन तख्त संभालें, मगर अलाउद्दीन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं तख्त नहीं चाहता, मैं सल्तनत को दरस्त समत में चलता देखना चाहता हूँ। और उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं सुल्तान बनूं, बल्कि जरूरी ये है कि सुल्तान दरस्त हो। इलाउद्दीन पाशा ने ऐलान किया कि मेरा भाई और खां गाजी इस सल्तनत के सुल्तान होंगे और मैं उनका पाशा बनकर खिदमत करूंगा। उन्होंने पहली मरतबा उस्मानी सल्तनत में रियासती निज़ाम मुतारफ करवाया, सिपाह की तनख्वाहें मुकर्रर कीं, लश्कर को वर्दी दी, सिका जारी किया, कानून मरतब किए और सल्तनत को कबायली रियासत से बाकायदा सल्तनत में बदल दिया। मगर दूसरी तरफ एक और तूफान उठ रहा था, मंगोल। वो मंगोल जिनके नाम से एशिया कांपता था, अब उनकी नजरें उस्मानी रियासत पर थीं और खां गाजी ने मंगोलों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि ऐलान था कि उस्मानी सल्तनत अब दिफा नहीं, बल्कि क़ियादत करेगी। इलाउद्दीन पाशा ने जंगी हिकमत अमली बनाई, रसद के रास्ते काटे, दुश्मन को टुकड़ियों में बांटा और मंगोलों की रफ्तार को उनकी कमजोरी बना दिया। और खां गाजी मैदान में तलवार लिए दुश्मन के कल्ब में घसते थे, जबकि इलाउद्दीन नक्शों पर जंग जीतते थे। एक मौके पर लश्कर कम था, दुश्मन ज्यादा था। तब और खां गाजी ने कहा, हम तादाद से नहीं, यकीन से लड़ते हैं, और जिसके पास यकीन हो वो कमजोर नहीं होता। यही जंगें थीं जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को मजबूत बुनियादें दें। इलाउद्दीन पाशा ने रियासती दफातर कायम किए, इंसाफ को अदालतों तक पहुंचाया और सल्तनत को तहजीब में बदल दिया। उन्होंने सुल्तान बनने से अनकार करके उस्मानी रवायत की बुनियाद रखी कि यहाँ भाई एक दूसरे का सहारा बनेंगे, दुश्मन नहीं। और खां गाजी खुद को सुल्तान नहीं, बल्कि अवाम का खादिम समझते थे। रातों को गश्त करते, गरीबों की मदद करते और इंसाफ कायम रखते। यही वो दौर था जहां उस्मानी सिर्फ फातिह नहीं, बल्कि आदिल सल्तनत बनी। और यही वो तारीख है जिसे कोरलिश और हान सिरेज अब जिंदा कर रही है। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये तारीख का जिंदा सफर है। मंगोलों के खिलाफ पहली बड़ी जंग के बाद उस्मानी लश्कर को वक्ती सुकून मिला, मगर यह सुकून धोखे जैसा था, क्योंकि मंगोल वो दुश्मन नहीं थे जो एक शिकस्त के बाद खामोश बैठ जाते। वो जख्म खाकर मजीद खून के प्यासे हो जाते थे। और खां गाजी जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। यही वजह थी कि उन्होंने बरसा को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सल्तनत का दिल बना दिया। शहर की फसीलें मजबूत की गईं, बाजार कायम किए गए, मदारिस बने और इंसाफ के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। इलाउद्दीन पाशा ने यहाँ एक और तारीखी फैसला किया। उन्होंने पहली बार उस्मानी रियासत में बाकायदा खजाने का निज़ाम कायम किया। हर सिक्के का हिसाब, हर सिपाही की तनख्वाह,
हर शहर का महसूल, सब कुछ तहरीर में आने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि जो रियासत हिसाब नहीं रखती, वो ज्यादा देर नहीं चलती। उधर मंगोल खामोश नहीं थे। उनके जासूस अनातोलिया में फैल चुके थे। वो उस्मानियों की ताकत, कमजोरी, तादाद और रसद के रास्ते सब नोट कर रहे थे। और एक फैसला कुन हमले की तैयारी हो रही थी। उसी दौरान एक और खतरा भी सर उठा रहा था। बाजंतीनी रियासत के बच्चे खचे किले, जो बज़ाहिर खामोश थे मगर अंदर ही अंदर उस्मानियों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। और खां गाजी ने फैसला किया कि दुश्मन को उकठा होने का मौका नहीं देना। चुनांचा उन्होंने एक ही वक्त में दो महाज खोल दिए, एक मंगोलों के खिलाफ और दूसरा बाजंतीनी कल्लाओं के खिलाफ। ये फैसला बहुत खतरनाक था, क्योंकि दो महाजों पर लड़ना किसी भी नई सल्तनत के लिए तबाही का सबब बन सकता था। मगर और खां गाजी का यकीन था कि अगर आज हमने दुश्मन को सांस लेने का मौका दिया तो कल हमारी सांस रख जाएगी। इलाउद्दीन पाशा ने इस फैसले को अमली शक्ल दी। लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा मंगोल सरहद की निगरानी पर, दूसरा बाजंतीनी कल्लाओं के मुहासरे पर और तीसरा हिस्सा बरसा की हिफाजत के लिए रखा गया। इसी दौरान एक तारीखी मंजर पेश आया, जब इलाउद्दीन पाशा ने पहली बार उस्मानी फौज के लिए बाकायदा ज़ाब्ता तहरीर किया। सिपाही किस तरह रहेंगे, किस तरह लड़ेंगे, किस तरह आवाम से पेश आएंगे और माल गनीमत कैसे तकसीम होगा, ये सब उसूल बने। और यही उसूल आगे चलकर यानी चरी फौज की बुनियाद बने। मंगोलों ने अचानक एक बड़े लश्कर के साथ सरहद उबूर की। उनका मकसद सिर्फ जंग नहीं था, बल्कि उस्मानियों को खौफजदा करना था, ताकि नई सल्तनत अभी जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। मगर इस बार उस्मानी तैयार थे। जासूस पहले ही इत्तला दे चुके थे, रास्ते बदल दिए गए थे, पानी के जखायर महफूज कर लिए गए थे और मंगोल लश्कर को ऐसी जगह लाया गया जहां उनकी रफ्तार उनके काम न आ सकी। और खां गाजी खुद घोड़े पर सवार दुश्मन के सामने निकले और कहा, आज फैसला हो जाएगा कि अनातोलिया पर कौन हुकूमत करेगा, खौफ या ईमान। जंग छिड़ गई। जमीन कांप उठी, तलवारें टकराएं, घोड़े बदके और आसमान पर गर्द के बादल छा गए। ये जंग सिर्फ जिस्मों की नहीं थी, बल्कि हौसलों की थी। मंगोल चीखते थे, उस्मानी नारा तकबीर बुलंद करते थे, और यही फर्क फैसला कुन साबित हुआ। उलाउद्दीन पाशा मैदान के किनारे खड़े नक्शे पर नजरें जमाए हर हरकत देख रहे थे। वो जानते थे कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि लम्हा पहचानने से जीती जाती है। एक लम्हा आया जब मंगोलों का मरकज कमजोर पड़ा और खां गाजी ने बगैर ताखीर हमले का हुक्म दिया। उस्मानी लश्कर दुश्मन के दिल में घुस गया और मंगोल पहली बार पीछे हटने पर मजबूर हुए। ये शिकस्त मंगोलों के लिए सिर्फ जंग हारना नहीं थी, बल्कि अनातोलिया में उनकी दहशत का खात्मा था। जंग के बाद और खां गाजी ने हुक्म दिया कि किसी बेगुनाह पर हाथ न उठाया जाए, कोई शहर न जलाया जाए, कोई औरत और बच्चा कैदी न बनाया जाए, क्योंकि ये जंग जमीन के लिए नहीं, उसूलों के लिए थी। और यही वो लम्हा था जब अनातोलिया के लोग उस्मानियों को सिर्फ फातिह नहीं, बल्कि नजात दहिंदा कहने लगे। इलाउद्दीन पाशा ने इसी दिन कहा था, हमने आज सिर्फ दुश्मन को नहीं हराया, बल्कि अपने किरदार को बुलंद किया है। यही वो बुनियाद थी जिस पर आने वाली सदियों की अजीम उस्मानी सल्तनत खड़ी हुई। और यही वो कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। मंगोलों की शिकस्त के बाद अनातोलिया की फजा बदल चुकी थी। वो जमीन जो कभी खौफ के साए में जीती थी, अब उस्मानियों के नाम से अमन की उम्मीद देख रही थी। मगर तारीख का उसूल है कि जब एक दुश्मन गड़ता है तो दूसरा सिर उठाता है। अब उस्मानी सल्तनत के सामने नया चैलेंज था, बाजंतीनी कल्ले। वो किले जो सदियों से अनातोलिया में गैर मुल्की इक़्तिदार की अलामत थे। और खां गाजी जानते थे कि जब तक ये किले बाकी हैं, सल्तनत का अमन मुकम्मल नहीं हो सकता। इलाउद्दीन पाशा ने तजवीज़ दी कि हर किले पर एक साथ हमला करने के बजाय पहले उन किलाओं को निशाना बनाया जाए जो तिजारती रास्तों पर वाक़ हैं, क्योंकि जो रास्तों का मालिक होता है वो सल्तनत की सांसों का मालिक होता है। चनांचा पहला मुहासरा शुरू हुआ नेकाया के करीब वाक़ एक मजबूत किले से। ये किला सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि बाजंतीनी गुरूर से भी बना हुआ था। बाजंतीनी सिपा सालार ने ऐलान किया कि उस्मानी इस किले को कभी फतह नहीं कर सकते। मगर वो ये भूल गया था कि उस्मानियों के पास सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सब्र भी है। महीनों का मुहासरा, गर्मी की शिद्दत, सर्द रातें, खुराक की कमी, मगर उस्मानी पीछे न हटे।
इलाउद्दीन पाशा ने मुहासरे के दौरान एक और इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने पहली बार उस्मानी तारीख में फौज के साथ बाकायदा इंजीनियर दस्ते कायम किए, जो सरंगें खोदते, दीवारें कमजोर करते और दुश्मन को ये एहसास दिलाते कि अब जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। और खान गाजी हर रात महाज पर जाकर सिपाहियों से मिलते, उनका हाल पूछते, उनके जख्म देखते और कहते, अगर तुमने अपने खून से इस दीवार को रंगा है तो ये दीवार तुम्हारी हो चुकी है। बलाखिर वो दिन आया जब किले का दरवाजा टूटा, उस्मानी लश्कर अंदर दाखिल हुआ और बाजिंतीनी परचम सरंगों हो गया। ये फतह सिर्फ एक किले की नहीं थी, ये अनातोलिया में बाजिंतीनी इक़्तिदार के जवाल की पहली ठोस निशानी थी। इस फतह के बाद उर्दगर्द के कई किले बगैर लड़े उस्मानियों के सामने झुक गए, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि अब उस्मानियों को रोकना मुमकिन नहीं रहा। उधर इलाउद्दीन पाशा ने एक और तारीखी इस्लाह नाफिज की। उन्होंने मफतूहा इलाकों में मकामी लोगों के लिए मुकम्मल मजहबी आज़ादी का ऐलान किया। कोई ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब नहीं, कोई जब्र नहीं, कोई लोट मार नहीं। और यही वो अदल था जिसने गैर मुस्लिम राया को भी उस्मानियों का वफादार बना दिया। और खां गाजी ने ऐलान किया, हम ज़मीन फतह नहीं करते, दिल फतह करते हैं। ये वो जमला था जिसने उस्मानियों को सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक तहजीब बना दिया। इसी दौरान एक खतरनाक खबर आई। मंगूल अपने जख्म चाट कर दोबारा मुनज्जम हो रहे थे, और उस बार वो सिर्फ जंग नहीं बल्कि मुकम्मल सफाया करने के इरादे से आ रहे थे। इलाउद्दीन पाशा ने फौरन सल्तनत भर में पैगाम भेजा, हर कुबैला, हर शहर, हर सिपाही इस जंग को अपनी जंग समझे। और खां गाजी ने ऐलान किया, ये सिर्फ उस्मानियों की जंग नहीं, ये इस्लाम की सरजमीन की जंग है। लश्कर जमा हुआ, हर तरफ से मुजाहिदीन आए, किसान, ताजिर, तलबा, सब एक सफ में खड़े हो गए। ये मंजर तारीख में कम ही नजर आता है जब पूरी कौम एक लश्कर बन जाए। मंगोल लश्कर आया, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा बेरहम, मगर उस्मानी इस बार सिर्फ तलवार के साथ नहीं आए थे, वो ईमान और इत्तेहाद के साथ आए थे। जंग छुड़ी और इस बार फैसला कुन थी। उस्मानी लश्कर ने ऐसी मुजाहमत दिखाई कि मंगोलों की ताकत हमेशा के लिए टूट गई। इस दिन के बाद अनातोलिया में मंगोल नाम सिर्फ तारीख में रह गया, मैदान में नहीं। और खां गाजी ने जंग के बाद कहा, आज हमने सिर्फ दुश्मन को नहीं हराया बल्कि खौफ को दफन किया है। मंगोलों और बाज़ंतीनी किलाओं के जवाल के बाद उस्मानी सल्तनत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ जमीन फतह करने का नहीं था बल्कि सल्तनत को समंदर तक पहुंचाने का था, क्योंकि जो रियासत समंदर तक ना पहुंचे वो तारीख में महदूद रह जाती है। और खां गाजी जानते थे कि अगर उस्मानियों को अजीम सल्तनत बनना है तो उन्हें खश्की के साथ साथ समंदरी ताकत भी बनना होगा। यही वो सोच थी जिसने उस्मानियों को पहली बार बहरी ताकत की तरफ माइल किया। इलाउद्दीन पाशा ने फौरन मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बाज़ंतीनी बहरी कुव्वत का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने साहली इलाकों को महफूज बनाना होगा और फिर अपनी बहरिया खड़ी करनी होगी। चुनांचे उस्मानियों ने सबसे पहले बहरा मरमरा के किनारे मौजूद छोटे मगर अहम बंदरगाही इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। ये सिर्फ फतूहात नहीं थी बल्कि मुस्तकबल के बहरी ख्वाब की बुनियाद थी। पहली मरतबा उस्मानी कश्तियों पर बाकायदा परचम लहराया गया, सिपाहियों के साथ मिलाह भी तरबियत याफ्ता किए गए, और जंग अब सिर्फ घोड़ों और तलवारों तक महदूद न रही बल्कि लहरों और तूफानों तक पहुंच गई। और खां गाजी अक्सर साहिल पर जाकर नई कश्तियों को खुद देखते, मिलाहों से बात करते और कहते, हमने जमीन पर अल्लाह का नाम बुलंद किया है, अब पानी पर भी उसी का नाम बुलंद होगा। उधर इलाउद्दीन पाशा ने बहरी कवानीन मुरतब किए, जहाज़ों की तादाद मुकर्रर की रास्ते तय किए और पहली बार उस्मानी तारीख में समंदरी नक्शे तैयार किए गए। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर अजीम उस्मानी बहरिया खड़ी हुई। इसी दौरान एक और बड़ी तब्दीली आई। उस्मानी सल्तनत ने पहली बार बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम किए। उर्द-गर्द की मुस्लिम रियासतें, तर्कमान कबाइल और हत्ती की कुछ यूरोपीय रियासतें भी उस्मानियों को एक हकीकत तस्लीम करने लगें। और खां गाजी ने हर जगह एक ही पैगाम भेजा, हम जंग के ख्वाहां नहीं मगर जुल्म के सामने खामोश भी नहीं रह सकते। ये वो सियासत थी जो ताकत के साथ साथ हिकमत पर मबनी थी, और यही उस्मानियों की कामयाबी का असल राज था। इधर अंदरूनी सल्तनत इलाउद्दीन पाशा ने एक और इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने तालीम को रियासती जिम्मेदारी बनाया, मदारिस कायम किए, इल्मा को वज़ाइफ दिए
और इंसाफ व इल्म को सल्तनत के दो सितून करार दिया। और खां गाजी ने ऐलान किया, अगर हमारी तलवारें हमें ताकत देती हैं तो हमारा इल्म हमें दवाम देगा। यही वो सोच थी जिसने उस्मानियों को सिर्फ फातेह नहीं बल्कि मेमार तहजीब बना दिया। इसी दौरान एक खतरनाक खबर आई। बाज़ंतीनी सल्तनत अपने जवाल को रोकने के लिए यूरोप से मदद मांग रही थी और सलीबी ताकतें एक बार फिर मशरिक की तरफ देखने लगें। और खां गाजी जानते थे कि ये वो लम्हा है जब उस्मानियों को खुद को सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि आलमी ताकत के तौर पर मनवाना होगा। उन्होंने लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दिया, सरहदों को मजबूत किया और बहरिया को पहली बार जंगी हालत में रखा गया। इलाउद्दीन पाशा ने कहा, अगर दुश्मन खश्की से आएगा तो हम उसे जमीन पर रोकेंगे, अगर समंदर से आएगा तो हम उसे लहरों में दफन करेंगे। ये वो एतमाद था जो सिर्फ एक मजबूत रियासत ही रख सकती है। इसी दौरान और खां गाजी की शख्सियत का एक और पहलू सामने आया। वो सिर्फ एक सुल्तान या जर्नील नहीं थे बल्कि एक सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे। वो हर फैसले से पहले दुआ करते, इल्मा से मशूरा करते और कभी भी गुरूर को अपने करीब न आने देते। वो कहते थे, सल्तनतें गुरूर से नहीं शुक्र से चलती हैं। यही आजिज़ी, यही हिकमत और यही तवाज़ुन उस्मानी सल्तनत को बाकी दुनिया से मुमताज़ करता था। पार्ट 4 के इख्तिताम पर हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां उस्मानी सल्तनत खिश्की की फातिह समंदर की उम्मीदवार और दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच चुकी हैं। और यही वो लम्हा है जहां कोरलिश ओरहान सीरीज एक नई तारीख लिखने जा रही है। उस्मानी सल्तनत अब सिर्फ अनातोलिया की ताकत नहीं रही थी, उसका नाम बुहैरा रूम के किनारों तक गूंजने लगा था। और यही वो लम्हा था जब यूरोप की ताकतों ने पहली बार संजीदगी से उस्मानियों को एक खतरा समझना शुरू किया। बाज़ंतीनी सल्तनत जो अब सिर्फ अपने माजी के साए में जिंदा थी, उसने मगरिब की सलीबी ताकतों को पैगाम भेजा, अगर आज उस्मानियों को न रोका गया तो कल कुस्तंतनिया भी उनके कदमों में होगा। ये पैगाम यूरोप के दरबारों में आग की तरह फैल गया। पोप के दरबार से लेकर हंगरी, सर्बिया और वेंस तक एक ही बहस शुरू हो गई। उस्मानी कौन हैं, कहां से आए हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। इधर और खां गाजी जानते थे कि यह सिर्फ जंग की तैयारी नहीं बल्कि एक नजरियाती टकराव है। एक तरफ सलीब, दूसरी तरफ हिलाल और दरमियान में इनातोलिया की तकदीर। इलाउद्दीन पाशा ने तजवीज़ दी कि इस बार जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जहनों में भी जीती जाएगी। उन्होंने जासूसी का मजबूत निज़ाम कायम किया, दुश्मन की नकल व हरकत पर नज़र रखी और यूं उस्मानी पहली बार यूरोपी सियासत को अंदर से समझने लगे। सलीबी इत्तेहाद ने सरहदों पर दबाव बढ़ाया, छोटे हमले, गैर मुतवक्का यलगार और नफसियाती जंग। मगर उस्मानी इस बार तैयार थे और खां गाजी ने ऐलान किया, हम जंग के ख्वाहां नहीं, मगर अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हम उसे अपनी शराइत पर लड़ेंगे। पहला बड़ा टकराव सरहदी किलों पर हुआ, जहां सलीबी अफवाज ने पूरी कुव्वत के साथ हमला किया। उनका ख्याल था कि उस्मानी अभी नए हैं, थक जाएंगे, बिखर जाएंगे। मगर उन्हें मालूम न था कि उस्मानी सल्तनत की बुनियाद सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि नज्म, ईमान और हिकमत पर रखी गई है। इलाउद्दीन पाशा ने दिफाई हिकमत अमली तरतीब दी। खुले मैदान में लड़ने के बजाय दुश्मन को कुलाओं के सामने रोका गया, रसद के रास्ते काटे गए और यूं सलीबी अफवाज अपनी ताकत के बावजूद कमजोर होने लगे। और खां गाजी खुद मुहाज पर पहुंचे। सिपाहियों के दरमियान खड़े होकर कहा, यह जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये हमारी पहचान के लिए है। जंग शदीद थी, घोड़ों की टापें, तलवारों की झनकार और तोपों की गूंज, लेकिन उस्मानी सिपाह का हौसला पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। आखिरकार सलीबी अफवाज को पसपा होना पड़ा। ये शिकस्त यूरोप के लिए एक वाज़ेह पैगाम थी कि उस्मानियों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस फतह के बाद उस्मानी सल्तनत को पहली बार बैन इलाक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। सफ़ीर आने लगे, माहदे होने लगे और दुनिया ने उस्मानियों को सिर्फ एक जंगजू रियासत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सल्तनत मान लिया। इलाउद्दीन पाशा ने उस मौके पर कहा, हमने आज दुश्मन को नहीं हराया बल्कि अपनी हैसियत मनवाई है। और खां गाजी ने आजिज़ी से जवाब दिया, हमने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने हमें सरखरो किया। इसी दौरान और खां गाजी की सेहत कमज़ोर होने लगी। उम्र के उसरात, मुसलसल जंगें और रियासत की जिम्मेदारियां उनके जिस्म पर नुमायां होने लगीं। मगर उनकी फिक्र सल्तनत के मुस्तकबल पर थी। उन्होंने अपने बेटे मुराद को तैयार करना शुरू किया, उसे जंग, सियासत और अदल का सबक दिया ताकि उस्मानी सल्तनत उनके बाद भी मजबूत रहे। ये वो लम्हा था
जब और खां गाजी सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक मेमार सल्तनत बनकर सामने आए। पार्ट 5 के अख्तिताम पर उस्मानी सल्तनत यूरोप की नज़रों में इस्लाम की ताकत और तारीख के एक नए बाब के दहाने पर खड़ी है। और यही वो मकाम है जहां कोरलिश और रहान सीरीज अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। उस्मानी सल्तनत अब तारीख के उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ फतूहात काफ़ी नहीं थीं। अब ज़रूरत थी एक ऐसे वारिस की जो इस अजीम सल्तनत को संभाल सके और आने वाले तूफानों का मुकाबला कर सके। और खां गाजी जानते थे कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में सबसे ज्यादा तोजह एक ही चीज पर दी, अपने बाद आने वाले सुल्तान की तैयारी। ये तैयारी सिर्फ तलवार चलाने की नहीं थी, ये तैयारी थी सोचने की, फैसले करने की, इदल कायम रखने की और गुरूर से बचने की। उन्होंने अपने बेटे मुराद को बुलाया और कहा, बेटा, सल्तनतें जमीन से नहीं बल्कि इंसानों से बनती हैं। अगर तुम इंसानों को जीत लोगे तो जमीन खुद तुम्हारे कदमों में होगी। मुराद ने अपने वालिद के कदमों में बैठकर सियासत सीखी, जंग के उसूल सीखे और सबसे बढ़कर अदल और आजिजी का सबक हासिल किया। अलाउद्दीन पाशा भी उस तरबियत का हिस्सा थे। वो मुराद को सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक खादिम सल्तनत बनाना चाहते थे। वो कहते थे, सुल्तान वो नहीं जो तख्त पर बैठे, सुल्तान वो है जो दिलों पर हुक्मरानी करे। और खां गाजी अक्सर मुराद को अपने साथ दरबार में बैठाते ताकि वो देख सके कि फैसले कैसे किए जाते हैं, लोगों की बात कैसे सुनी जाती है और ताकत को कैसे काबू में रखा जाता है। इसी दौरान और खां गाजी की सेहत मजीद कमजोर होने लगी, मगर उनकी आंखों में इत्मीनान था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने एक मजबूत बुनियाद रख दी है। एक रात उन्होंने इलाउद्दीन पाशा को बुलाया और कहा, मैंने सल्तनत तुम दोनों के स्पर्द की है, एक के हाथ में तलवार और दूसरे के हाथ में कलम। अगर ये दोनों साथ रहे तो उस्मानी सल्तनत कभी नहीं टूटेगी। इलाउद्दीन पाशा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आपने हमें सल्तनत नहीं दी, एक अमानत दी है और हम इस अमानत की हिफाजत करेंगे। और खां गाजी ने मुस्कुराकर कहा, फिर मुझे कोई खौफ नहीं। कुछ अरसे बाद वो दिन आया जब और खां गाजी ने अपने बेटे मुराद को बाकायदा वली अहद मुकर्रर किया। दरबार में इल्मा सिपा सालार और अमायदीन मौजूद थे। सबने मुराद के हाथ पर बेअत की। ये सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकली नहीं थी, ये उस्मानी रवायत की तकमील थी जहां ताकत खून से नहीं बल्कि अहलियत से मुंतकिल होती है। और खां गाजी ने उस मौके पर आखिरी खिताब किया, मैंने तुम्हें एक सल्तनत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी दी है। अगर तुमने इंसाफ को जिंदा रखा तो ये सल्तनत जिंदा रहेगी, और अगर इंसाफ मर गया तो सल्तनत भी मर जाएगी। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। कुछ ही उरसे बाद और खां गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गए, न किसी महल में न किसी शाही शान में, बल्कि एक सादा मुजाहिद की तरह जिन्होंने जिंदगी भी सादगी से गुजारी और मौत भी सादगी से कबूल की। उनकी कब्र पर कोई सोने का गंबद न था, मगर वहां वो दुआ थी जो सदियों तक उस्मानियों के साथ रही। मुराद ने तख्त संभाला और सल्तनत का सफर जारी रहा। फुतोहात, इस्लाहात और तारीख के अजीम तरीन अबवाब अभी बाकी थे, मगर जो बुनियाद रखी गई थी वो और खां गाजी और इलाउद्दीन पाशा ने रखी थी, और इसी बुनियाद पर उस्मानी सल्तनत 600 साल तक खड़ी रही। यही वो अंजाम है जो हर अजीम आगाज का होता है, और यही वो मकाम है जहां कोरलिश और हान सिरिस सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहती बल्कि तारीख की जिंदा तस्वीर बन जाती है।